वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 8 में लाइफ प्रोसेसेस का एक और हिस्सा रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन पार्ट में पढ़ लिया था कि किस तरह से फूड डाइजेस्ट होता है और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हुआ था और वो हमारी बॉडी को पहुंचा दिया गया था, सेल्स के पास पहुंचा दिया गया था। अब सेल्स उस डाइजेस्टेड फूड से किस तरह से एनर्जी बनाते हैं, हमें ये चीज इस चैप्टर में पढ़नी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? सबसे पहली चीज आती है रेस्पिरेशन क्या है। तो हम कह सकते हैं दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेकिंग डाउन होना और एनर्जी प्रोड्यूस करना रेस्पिरेशन कहलाता है। सो सिंपल, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटना ऑक्सीडेशन भी कहलाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर? क्योंकि ये रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल में होगी। ठीक, सेल के पास डाइजेस्टेड फूड पहुंचाया जाता है, hence it is also known as cellular respiration। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल के कॉन्सेप्ट में कहा गया। सो दिस इज रेस्पिरेशन, डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब नाउ सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा है। सो सेम थिंग इज हियर, थोड़ा सा डिस्क्राइब है। एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? Everyone knows respiration, ये breaking down of food in presence of oxygen is known as aerobic respiration। air की presence में, oxygen की presence में respiration होता है, that is called aerobic respiration। and if respiration occurs in absence of oxygen, it is known as anaerobic respiration। clear? now in aerobic respiration, what is the reaction involved? Glucose जो डाइजेस्ट होके हमारी बॉडी के पास आया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज बनता है, वो हमारी बॉडी सेल के पास है। द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। क्लियर? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। ग्लूकोज से सीधे एनर्जी नहीं बनती है, पहले ये इंटरमीडिएट कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है। दैट इंटरमीडिएट कंपाउंड इज नोन एज पायरुविक एसिड। सो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड। In presence of oxygen, this reaction takes place। कहां होती है? In cytosol, और you can say cytoplasm। cytosol को cytoplasm भी कहते हैं। तो glucose is broken down into pyruvic acid in presence of oxygen in cytosol, and this process, conversion of glucose into pyruvic acid, is known as glycolysis। 1 mark, in 1 mark, glycolysis is can be asked। So glucose is converted into pyruvic acid in presence of oxygen in cytoplasm। This reaction is known as, या process is known as glycolysis। जब pyruvic acid में convert होता है, फिर आगे की process होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये reaction proceed करेगी। In mitochondria, in presence of oxygen, this pyruvic acid is converted into carbon dioxide, water and energy। Clear? And this process is known as conversion of pyruvic acid into carbon dioxide, water and energy is known as Krebs cycle। ये आप next further classes में पढ़ेंगे डिटेल of Krebs cycle। यहां से यहां तक की process Krebs cycle। How much energy is produced in this reaction in aerobic respiration? 38 ATP। What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate। These are known as energy coins। Clear? यही breakdown होके energy देते हैं। So this is aerobic respiration। I again repeat, glucose is converted into pyruvic acid in cytosol in presence of oxygen। The process is known as glycolysis, and the intermediate compound pyruvic acid is broken down into carbon dioxide, water and energy, 38 ATP of energy in mitochondria in the presence of oxygen is known as Krebs cycle, and this complete process is called aerobic respiration because this complete process occurs in presence of oxygen। Clear? Now this is aerobic respiration। Now what is anaerobic respiration? इसका ठीक उल्टा होता है। Anaerobic respiration में glucose, the first step is same, but
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड की जगह ऑक्सीजन डू नॉट रिक्वायर्ड, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड in cytosol, again in cytoplasm oxygen is not required and this process is again known as glycolysis. तो यहां तक की प्रोसेस सेम है, सेम glycolysis. लेकिन आगे क्या होता है, pyruvic acid is converted into the end product in absence of oxygen, and what are the end products? Ethanol. Clear? This is alcohol, ethanol, C2H5OH. or if this reaction occurs in muscles, in human beings muscles में भी होती है, तो इथेनॉल की जगह बनता है लैक्टिक एसिड. ये ईस्ट के थ्रू कराई जाती है, एंजाइम के थ्रू कराई जाती है, तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है, एंड प्रोडक्ट इज इथेनॉल. क्लियर? एंड इफ दिस रिएक्शन अकर्स इन ह्यूमन बीइंग इन मसल्स, कहां होती है? मसल्स में, देन द एंड प्रोडक्ट इज चेंज, इथेनॉल नहीं बनेगा, दैट इज लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. एनर्जी यहां कम बनती है, बहुत कम बनती है, नियरली 2 to 6 ATPs आर produced. So this is known as anaerobic respiration. ठीक, anaerobic, ठीक, aerobic respiration का एग्जांपल सिंपल ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स हमारे अंदर होता है. anaerobic respiration के एग्जांपल की बात की जाए, then the formation that is fermentation. fermentation, सिरका बनाना, ये जो प्रोसेस आपने फर्दर क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं. the fermentation is a anaerobic respiration. ठीक, सिरका बनाने के लिए क्या करते हैं, एक घड़े के अंदर जो है गन्ने के रस को डाला जाता है, उसमें ईस्ट डाला जाता है या पुराना सिरका डालते हैं. पुराना सिरका डालने का मतलब हो गया कि आप एंजाइम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर, और उसको बंद कर दिया जाता है, ढक्कन लगा के पैक कर देते हैं. दैट मींस एयर उसके अंदर ना जाए, एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होती है, एंड द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू लैक्टिक इनटू एसिड. ठीक, तो एसिड बनता है, दैट इज फर्मेंटेशन. इथेनॉल भी, कच्ची शराब जो बनाई जाती है, ठीक, दैट इज ऑल्सो बाय द सेम प्रोसेस इथेनॉल बनता है. लेकिन ह्यूमन बीइंग में ये प्रोसेस होती है तो लैक्टिक एसिड बनता है. बहुत देर, अगर आप सपोज 40 मिनट्स का पीरियड पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत लंबे समय के लिए एक ही जगह बैठाया जाता है, एक ही पोजीशन में, तो आपकी कमर में दर्द होने लगता है, और हम बाद में क्या करते हैं, जस्ट अंगड़ाई लेते हैं रिलैक्सेशन के लिए, एंड द पेन इज रिलैक्स्ड. क्यों? जो लैक्टिक एसिड वहां पे बना था, क्यों बना था? क्योंकि लगातार बैठे रहने की वजह से आपकी ब्लड सप्लाई उस पोर्शन तक कम हो जाती है, एंड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन समटाइम्स मसल्स और मस्कुलर टिश्यूज अनएरोबिकली रेस्पायर्स एंड फॉर्म्स लैक्टिक एसिड. ठीक, उसके इकट्ठा होने से पेन क्रिएट होता है, और जब हम रिलैक्स करते हैं देन द लैक्टिक एसिड इज रिमूव्ड और पेन सेंसेशन में रिलीफ मिलता है. ठीक, तो दिस इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब आता है एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहां से आपको सब कुछ मिल जाता है. First thing, aerobic respiration occurs in presence of oxygen, whereas anaerobic respiration occurs in absence of oxygen. Second point, in aerobic respiration, glucose is completely broken down to produce end product. Complete broken down होता है, यहाँ incomplete और partial broken down होता है ग्लूकोज का. Next, that is energy released in aerobic respiration is higher than anaerobic respiration. Large amount of energy is released in aerobic respiration, whereas less amount of energy is released in anaerobic respiration. And this reaction, aerobic respiration, next point, takes place in cytoplasm and mitochondria, whereas anaerobic respiration only takes place in cytoplasm. So these are the differences between aerobic respiration and anaerobic respiration. दोनों चीजें आपको याद करनी है, at least the reaction should आपको आनी चाहिए. इसके बाद फिर आप बाकी चीजों को अपने आप लिख सकते हैं. So this is aerobic and anaerobic respiration. Now students, we have to study respiration in human beings. We have to study respiration in human beings. हमें अपने अंदर ही रेस्पिरेशन पढ़ना है. तो ह्यूमन बींग्स में रेस्पिरेशन जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में कौन सी चीज कहां होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करते हैं. क्लियर? देखिए यहां पर दिस इज माउथ, माउथ की कैविटी जो हमने डाइजेशन में भी पढ़ा था. दिस इज बक्कल कैविटी एंड दिस इज नेसल कैविटी. तो यहां पर ये जो कैविटी है नाक के पास से आती है, दिस इज कॉल्ड नेसल कैविटी. क्लियर? एंड व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी, माउथ की कैविटी और नेसल कैविटी. क्लियर? अब ये कैविटी किस जगह पर? इस जंक्शन पर आके मिलती है, और हम पहले पढ़ चुके हैं. दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स. इसे कहा जाता है PHARYNX, फेरिंग्स.
क्लियर। और ग्लॉटिस हम यहां पढ़ चुके हैं पहले कि यहां पर एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। दिस इज अ मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, रेड कलर से हमने बनाया, एंड दिस इज नोन एज एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, क्लियर। अभी बक्कल कैविटी और नेसल कैविटी के बीच में एक बोन की प्लेट होती है सेपरेट करने के लिए दोनों को, जिससे च्यू करते समय ये रेस्पिरेटरी नेसल कैविटी से स्ट्राइक ना कर जाए। तो यहां पर दिस इज व्हाट, बोनी प्लेट टू सेपरेट ओरल कैविटी एंड, और यू कैन से बक्कल कैविटी एंड नेसल कैविटी। अब ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने इस ट्रैक को कहा था ईसोफेगस, ठीक, इन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन नाउ जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो ईसोफेगस ना कह के ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज ट्रैकिया, और यू कैन से विंड पाइप भी कहा जाता है। होता क्या है, डाइजेशन जब हमने पढ़ा था तो हमने इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, और ये यहां पे स्ट्रक्चर क्या कहा गया था, ट्यूब को हमने कहा था ईसोफेगस, क्लियर। अब इसके एक्चुअली ये ईसोफेगस और ट्रैकिया दो अलग अलग ट्यूब हैं, ये एक के पीछे एक लगी हुई है, इस तरह की ये दो ट्यूब्स हैं। लेकिन जब हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है, ये ट्यूब इसके पीछे रहती है, क्लियर। नाउ दिस इज नोन एज व्हाट दैट इज कॉल्ड ईसोफेगस। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा रहे हैं तो स्ट्रक्चर को इस तरह से दिखाया जा रहा है, तो ईसोफेगस पीछे चली गई, ट्रैकिया सामने आई है, ठीक। तो ये एक्चुअली दो ट्यूब्स हैं, लेकिन मिलती कहां पे हैं, ये दोनों ट्यूब्स एक जंक्शन पे मिलती हैं, दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली क्या होता है। तो यहां ट्रैकिया विंड पाइप कहा जाता है। ध्यान देंगे यहां पे ट्रैकिया के अंदर बेसिकली सी शेप के, इस तरह के सी जैसे शेप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कार्टिलेज स्ट्रक्चर्स कहे जाते हैं, ठीक, एंड दे आर कॉल्ड cartilage rings and they are C-shaped. C-shaped cartilage rings. What are cartilage? Cartilage are neither bone nor muscles. Muscles बहुत सॉफ्ट होती हैं, बोन्स बहुत हार्ड होती हैं, कार्टिलेज इंटरमीडिएट होता है इसका। नाक का आगे का हिस्सा, ये पीछे बोन है लेकिन आगे ये जो मूव आउट करता है दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। ईयर कार्टिलेज के होते हैं, ये सॉफ्ट नहीं है आपकी मसल्स की तरह और ना ही ज्यादा हार्ड है बोन की तरह, दीज आर द कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, अगर यहां दबा के हल्का सा महसूस किया जाए, ज्यादा जोर से मत दबाइएगा, लेकिन अगर महसूस किया जाए तो कार्टिलेज के रिंग्स हमें फील आउट होते हैं। तो दीज आर कार्टिलेज रिंग्स। इनका फंक्शन हम आगे बताएंगे, यहां भी क्लियर कर देते हैं। ये क्योंकि ट्रैकिया की ट्यूब बहुत थिन लेयर ट्यूब होती है, ठीक, बड़े प्रेशर से एयर एक्सहेल इनहेल करते हैं, तो ये स्ट्रिक्ट चिपक ना जाए, कोलैप्स ना हो जाए, तो कार्टिलेज के रिंग्स अंदर सपोर्ट देके रखते हैं, ठीक। These are the labelings we are understanding. Now, this trachea is divided into two parts and enter into each lung. Left side and right side. Right lung और and left lung. ये enter करती है, तो trachea जो है यहां से जब enter करती है तो ये further आगे जाके branches में divide हो जाती है, clear? यहां एक चीज और पढ़ते हैं हम. Suppose this is basically trachea, जो हमने अभी आपको बताया, दिस इज ट्रैकिया। नाउ ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्लियर, और एक एक हिस्सा किसमें चला गया, लंग्स में। तो यहां तक ये ट्रैकिया है, लेकिन जब लंग्स में एंटर होकर डिवाइड हो जाती है तो इसे कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकस, क्लियर, प्राइमरी पहला डिवीजन। नाउ आगे जाके लंग्स में ये फर्दर डिवाइड होती है इंटू टू पार्ट्स, तब इसे कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस और ब्रोंकाई। इसके बाद ये फर्दर तीसरी बार डिवाइड होती है एंड नोन एज, दिस डिवीजन इज नोन एज टर्शरी ब्रोंकस और टर्शरी ब्रोंकाई। एंड इसके बाद ये फर्दर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, बहुत ज्यादा फाइन ब्रांचेस, क्लियर,
and these are known as bronchioles. ठीक, इन्हीं ब्रोंक्यूल्स के ऊपर हम आगे पढ़ेंगे, अभी बताएंगे, गोल सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये हमने आपको लंग्स के अंदर का डिवीजन बताया। तो द सेम लेवलिंग इज अटैच्ड हियर। यहां जगह कम है, ठीक, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड ना हो जाए, तो हमने आपको अलग से बताया। अब ये अंदर जाके जब फर्दर डिवाइड होती है इसी फॉर्म में, ट्रैकिया इनटू प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी एंड देन ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? तो ये ब्रोंक्यूल्स के ऊपर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक, अब हम लंग्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, लंग्स पढ़ रहे हैं। तो अब लंग्स को स्टडी किया जाए तो सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज द लेफ्ट लंग एंड दिस इज द राइट लंग। क्लियर? राइट लंग। अब लंग्स जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं। क्लियर? द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन रेस्पिरेशन इज लंग्स। क्लियर? इससे पहले जितनी भी चीजें ये हमने यहां तक पढ़ी हैं, दिस इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है। तो हम आगे फर्दर आपको बताएंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नंबर 1 रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड नंबर 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या चीजें आ गई? नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, नोस्ट्रल्स, सॉरी, ये नोज के जो ओपनिंग्स होती हैं दे आर नोन एज नोस्ट्रल्स। सो नोस्ट्रल्स, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। तो दो लंग्स हो गए, पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लंग्स एक डबल लेयर मेम्ब्रेन के अंदर है इनक्लोज, और इस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। क्लियर? सो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ डबल लेयर मेम्ब्रेन and this double layer membrane is known as what? This is called, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लूरा। क्लियर? याद रखेंगे, दिस इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। क्लियर? दैट इज कॉल्ड प्लूरा। And this pleura, double layer membrane, consists of a fluid called pleural fluid. And what is the function of pleural fluid? Protection. Clear? बाहर की इंजरी, जैसे हार्ट हमने पढ़ा था, पेरिकार्डियम, उसका काम क्या था? प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स एंड जर्क्स। यहां भी मैकेनिकल शॉक्स एंड जर्क्स से बचाने का काम करती है दिस प्लूरा, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। तो फ्लूइड भरा होगा तो अंदर प्रेशर नहीं जा पाएगा, चोट कम से कम जाएगी। ये लंग्स क्या? बेसिकली डबल लेयर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर जो ये डिविजन्स हुए, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद क्या आए? ये आए यहाँ पे एल्व्यूलर सैक। तो इन्हें कहा जाता है, जो गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ALVEOLAR, एल्व्यूलर सैक। सैक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एल्व्यूलर सैक कहा जाता है। अब हम यहां ध्यान दें, एक एल्व्यूलर सैक को अगर हम बनाकर देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, तो a single alveolar sac consists of large number of specialized cells. ठीक? And these cells are known as alveoli. Alveoli. Clear? यहां तक समझ में आया? ये alveoli होती हैं। अब हम एक ही बार में सारी चीजों को पढ़ते हैं, फिर लैंग्वेज में आपको बाद में बताएंगे। यहां इन एल्वेलाइज के ऊपर क्या पास आउट होती हैं? इन एल्वेलाइज के ऊपर से पास होती है ब्लड कैपिलरीज। ठीक, कैपिलरीज का फंक्शन हमने पढ़ाया था, एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। तो यहां से ब्लड कैपिलरीज पास होती हैं। अब यहां से जो ब्लड पास आउट होगा, सपोज दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? लंग्स का फंक्शन क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो डीऑक्सीडेटेड ब्लड यहां से आएगा। अब कैपिलरीज जब इसके ऊपर से पास होती हैं तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड, यहां हम पढ़ रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर? यहां हम स्ट्रक्चर और हैंड टू हैंड आपको इसकी परफॉर्मेंस क्या क्या होती है सारी चीज एक साथ समझा रहे हैं। यहां हम पढ़ते हैं दिस इज एन एक्सचेंज ऑफ गैस, किस तरह से होता है। तो जब एल्वेलाइज के ऊपर से कैपिलरीज पास होती हैं और कैपिलरीज क्या लेकर आ रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कंसंट्रेशन यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कैसी है? ज्यादा कंसंट्रेशन है, हाईली कंसंट्रेटेड ब्लड है ये। क्लियर? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लार्ज अमाउंट में है। जब ये इसके ऊपर से पास होती है, ठीक है, तो फंक्शन होता है दैट इज इनहेलिंग ऑफ
ऑक्सीजन जो हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो ऑक्सीजन जब हम सांस अंदर लेते हैं लाइक दिस, तो क्या किस पाथ से जा रही है? नोस्ट्रल्स से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से फेरिंक्स और यहां से होते हुए ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन ब्रोंकियोल्स एंड देन इनटू एल्वुलर सैक, और एल्वुलर सैक से कहां आई? एल्वुलाइज के अंदर। तो हम कहेंगे यहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एल्वुलाइज के अंदर कैसी है? ज्यादा है। ठीक है, अब ये ब्लड जब यहां इसके ऊपर से पास होगा तो यहां ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन किस चीज की ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की। एल्वुलाइज में किस चीज की कंसंट्रेशन है? आपने सांस ली अंदर, उसी पास से पहुंचा, ऑक्सीजन की। ठीक, तो यहां पर कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन। ठीक, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस, और इस डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा था, मूव करके कहां चला जाएगा? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, एल्वुलाइज। एल्वुलाइज के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, तो मूवमेंट हो जाएगा ब्लड से इनटू एल्वुलाइज। एल्वुलाइज के पास ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू मूव हो जाएगा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, और यहां से फर्दर जो ब्लड निकलेगा दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो दिस इज गैस एक्सचेंज इन लंग्स। क्लियर? तो यहां हमने इतनी चीज पढ़ी। अब यहां थोड़ी सी लेवलिंग और पढ़ते हैं इससे आगे। ये लंग्स जो है, ठीक, लंग्स हमारी एक कैविटी में होते हैं। ठीक, दैट कैविटी इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। सो दिस कैविटी, दिस कंप्लीट कैविटी इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ कैविटी दैट इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। ये थोरेसिक कैविटी होती है। ठीक है, तो लंग्स हमारी इस कैविटी में है, अंदर की कैविटी इज नोन एज थोरेसिक कैविटी। याद रखिएगा, थोरेसिक कैविटी, कैविटी अंदर की खाली जगह को कहते हैं, दैट इज थोरेसिक कैविटी, जिसमें लंग्स को रखा गया है। लेकिन प्लूरा इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन इन विच लंग्स आर इनक्लोज। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। थोरेसिक कैविटी, अंदर की कैविटी, एंड द मेम्ब्रेन इन विच लंग्स आर इनक्लोज इज नोन एज प्लूरा। दोनों में डिफरेंस है। तो ये थोरेसिक कैविटी होती है। ठीक, थोरेसिक कैविटी में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारा सिस्टम लगा हुआ है अंदर। अब इसके नीचे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक में। ठीक है, नीचे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड बाय अ लेयर, ठीक, अ मस्कुलर लेयर, ठीक, दैट इज कॉल्ड डायफ्राम। दिस इज कॉल्ड डायफ्राम। ये डायफ्राम है, ठीक, नीचे, और ये डिवाइड करता है आपके थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी स्टमक की कैविटी को कहते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम लगा है। दोनों कैविटीज को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक, अब ये डायफ्राम अटैच होता है लंग्स के साथ विद सम मसल्स। दे आर नोन एज व्हाट? ये रेड कलर की हमने मसल्स बनाई जिनसे डायफ्राम अटैच्ड है, एंड दीज मसल्स आर नोन एज, दे आर कॉल्ड व्हाट? इंटरकोस्टल मसल्स। इनका फंक्शन हम एक्सलेशन इनहेलेशन में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स की, और ये हमने लेबलिंग आपको समझाई। ये सारी लेबलिंग्स आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों को शो करता है। यहां एक चीज और ध्यान देंगे, जो पढ़ाया जाता है अलग से पढ़ाया जाएगा, इसके अंदर कोई रोल नहीं होता रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन एक अलग रोल होता है। यहां पे गले के अंदर एक उभार होता है, ठीक है, एक उभार, ये बोलते हैं मेल्स के अंदर साफ दिखाई देता है, फीमेल्स में ये ज्यादा सोलन नहीं होता। दैट इज कॉल्ड, इसे एक और नाम दिया गया, इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लैरिंक्स, LARYNX, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसको फंक्शन में अलग से पढ़ा जाता है। तो दिस इज कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इसमें हमने कोशिश की कि आपको सारी चीजें एक साथ समझा दी जाए, और ये ट्रैक है, यानी कि किस पाथ के थ्रू जो है वो गैस एल्वुलाइज तक पहुंचती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने अभी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझा उसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस हमने आपको बताया 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या चीजें आई थी? नंबर 1 नोस्ट्रल्स, ठीक, तो नोस्ट्रल्स जो होती हैं नाक के इन छेदों को कहते हैं जिनके अंदर से एयर को इनहेल किया जाता है। दे कंसिस्ट, नोस्ट्रल्स कंसिस्ट ऑफ नेसल हेयर्स।
नेसल हेयर्स का फंक्शन क्या होता है? नेसल हेयर्स प्रिवेंट टाइनी पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ठीक, टू एंटर इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक। तो नेसल हेयर्स प्रिवेंट करते हैं, रोकने का काम करते हैं। नाउ द सेकंड थिंग, नेसल कैविटी आल्सो कंसिस्ट ऑफ अ स्टिकी सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड म्यूकस। इसका काम क्या होता है? इससे जो पार्टिकल्स, एयर के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये जाके स्टिक कर जाते हैं, जिससे कि ये ट्रैकिया के अंदर एंटर ना करें। नाउ द सेकंड थिंग इज दैट इज नेसल कैविटी। नेसल कैविटी क्या होती है? अब नेसल कैविटी और बक्कल कैविटी, I told you it is divided by a bony plate so that during the chewing of food that buccal cavity do not strike with the nasal cavity. Now nasal cavity तक एयर पहुंची थी, एयर nasal cavity में जाती है, और nasal cavity जो होती है it consists of a sticky mucus like substance that is called sticky substance is called mucus. So if particles enter into the nasal cavity through nostrils, बहुत ज्यादा डस्ट है और वो नाक के नेसल हेयर्स उसे रोकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत स्टिकी सब्सटेंस भी रोकता है। लेकिन फर्दर भी अगर आगे चले जाते हैं थोड़ा आगे तक, तो नेसल कैविटी के अंदर भी जो है स्टिकी सब्सटेंस होता है, तो डस्ट पार्टिकल्स वहां जाके स्टिक कर जाते हैं, फर्दर आगे ना जाए। ये बॉडी का प्रिवेंटिव मेजर है। नाउ फेरिंग्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि माउथ की कैविटी एंड द नेसल कैविटी जिस जगह मिलती है वहां मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड दिस जंक्शन इज नोन एज फेरिंग्स। इसी को हमने फेरिंग्स कहा था, ठीक है। अब फेरिंग्स के अंदर हमने पढ़ा था एपिग्लॉटिस। इसका फंक्शन हम न्यूट्रिशन पार्ट में पढ़ा चुके हैं, ठीक। एपिग्लॉटिस का क्या फंक्शन था? एपिग्लॉटिस का फंक्शन था ईट चेक और प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू नेसल कैविटी और ट्रैकिया। खाना ट्रैकिया में नेसल कैविटी के अंदर ना जाए, द सेम फंक्शन होता है एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस फेरिंग्स में पढ़ा। नाउ ट्रैकिया, इसके बाद यही ट्यूब फर्दर आगे जाके क्या कही गई थी? ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर हमने बेसिकली क्या बताया? सी शेप कार्टिलेज रिंग्स। इनका फंक्शन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कार्टिलेज रिंग्स प्रिवेंट द स्टिकिंग और कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया, बिकॉज ट्रैकिया इज अ वेरी थिन लेयर्ड मेम्ब्रेन, क्लियर। तो एयर के प्रेशर से स्टिक ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए, ये फंक्शन होता है ट्रैकिया का। नाउ लंग्स, ठीक, लंग्स के अंदर हम पढ़ चुके हैं मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म लंग्स, और आफ्टर ट्रैकिया जो हमने आपको बताया कि ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू फर्स्टली इनटू प्राइमरी, देन इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्जरी, और टर्जरी से फर्दर ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के ऊपर हमने बताया आपको एल्वियुलर सैक्स, ठीक, और वहां हमने आपको गैस एक्सचेंज बताया। तो ये पाथ था जो हमने बताया कि एयर मूव्स फ्रॉम ट्रैकिया इनटू प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, देन सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, देन or bronchi, then tertiary bronchi to alveolar sac, and from alveolar sac to alveoli, and in alveoli specialized cells gas exchange takes place. So this is up to respiratory system. अब इसके अंदर एक चीज और थी, हमने कहा यहां एक चीज और ऐड करते हैं लास्ट में, that is larynx. Larynx is also known as voice box कहा जाता है, ठीक। In males it is swollen, उभरा हुआ होता है, इन फीमेल्स स्वॉलन नहीं होता, उभरा हुआ नहीं होता। इसका मेन फंक्शन है इट प्रोड्यूसेस वॉइस, ठीक। जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं देन एयर पासेस थ्रू दिस लैरिंग्स, ठीक, एंड इन लैरिंग्स वाइब्रेशन ऑफ एयर टेक्स प्लेस, एंड वाइब्रेशन ऑफ द एयर प्रोड्यूसेस साउंड। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। एक बात का ध्यान देंगे खास तौर से, जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं, एक्सहेल इनहेल करते हैं, हम तभी बोल पाते हैं, क्योंकि एयर उसके अंदर से, लैरिंग्स के अंदर से पास आउट होती है और तभी वाइब्रेशन होता है। अगर आप सांस नहीं लेते तो आपकी आवाज भी नहीं निकलती। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका गला दबाता है, तो जब तक आप चीख सकते हैं या साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब तक कि आप इनहेल कर रहे हैं और सांस लेने में दिक्कत हो, उतनी आपकी आवाज कम होती जाएगी, और सांस बंद देन आवाज बंद, क्लियर। तो ये लैरिंग्स का फंक्शन था, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे that is inhalation and exhalation in human being. So now students, this is the next topic, mechanism of breathing, ठीक, सांस लेने की मैकेनिज्म, ठीक है। breathing and respiration is a different thing, ठीक। So breathing occurs in two steps, inhalation and exhalation. Inhalation means सांस अंदर लेना, and exhale सांस बाहर छोड़ना, outside. So inhalation और exhalation process की बेसिक चीज क्या होती है उसे समझेंगे हम। हमने पढ़ा था लंग्स जो होते हैं वो किस चीज से जुड़े होते हैं, हमने जो लंग्स बनाए थे, और लंग्स किस चीज से जुड़े थे? डायफ्राम, और डायफ्राम जुड़ा हुआ था इंटरकोस्टल
मसल्स से। क्लियर? तो ये इंटरकोस्टल मसल्स का और डायफ्राम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो इनहेलेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनटू द बॉडी और इनटू द lungs is called inhalation, and exhalation the exhaling of or the flowing out of foul air, foul means bad air, is known as exhalation. So during inhalation क्या होता है? During inhalation when air enters into the lungs, the thoracic cavity expands, फूलती हैं lungs like this, they expands, और जब ये expand होते हैं तो यही प्रोसेस समझनी है। देखिए लंग्स के अंदर फर्स्ट इनहेलेशन के टाइम पर क्या होता है? ये डायफ्राम डोम शेप स्ट्रक्चर में होता है। फर्स्ट स्टेप में ये इस तरह के स्ट्रक्चर में होता है, डोम शेप में। इनहेलेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक? जब एयर यहां से अंदर जाती है लंग्स के अंदर, क्लियर, तो क्या होते हैं? द थोरैसिक कैविटी स्वेल्स, एंड व्हेन स्वेल्स करते हैं, ये फूलते हैं, तो इंटरकोस्टल मसल्स क्या करती हैं? स्ट्रेच, खींचती हैं, क्योंकि कैविटी क्या होगी? फूलेगी। फूलेगी तो ये लंग्स किससे जुड़े हैं? डायफ्राम के थ्रू बाय इंटरकोस्टल मसल्स। और ये क्या करती हैं? दे स्ट्रेच, और जब ये खींचती हैं तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर डाउन आ जाता है एंड इट बिकम्स फ्लैट। क्लियर? तो ये डोम शेप स्ट्रक्चर मसल्स के खींचने की वजह से, दीज आर द इंटरकोस्टल मसल्स, नीचे आता है एंड इट बिकम्स फ्लैट। क्लियर? जब ये फ्लैट हो जाएगा तो ये यहां से स्ट्रक्चर हट जाएगा और अंदर क्या बन जाएगी? स्पेस, और एयर इसके अंदर फिल हो जाती है। तो दो चीजें आपको बेसिकली यहां डिफाइन जरूर करती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डोम शेप स्ट्रक्चर्स बिकम्स फ्लैटन्स। क्लियर? तो इनहेलेशन हुआ। क्लियर? अब समझते हैं एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होता है? एयर कम्स आउट थ्रू द लंग्स, फाउल एयर। सो जब एयर बाहर आती है तो क्या होता है? ठीक, अब इसके अंदर ये स्ट्रेच हो गया, अंदर एयर भरी है। जैसे ही लंग्स रिलैक्स करते हैं, ठीक, फर्स्ट स्टेप पे जाते हैं, नाउ रिलैक्स। जैसे ही ये रिलैक्स किया, एकदम से ये मसल्स भी रिलैक्स करती हैं, एंड जो खिंचाव था जैसे ही रिलैक्स होगा तो ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर कन्वर्ट्स इनटू, ये ऊपर जाएगा एंड कन्वर्ट्स इनटू डोम शेप स्ट्रक्चर। तो यहां पर डोम शेप से किसमें कन्वर्ट हुआ? फ्लैट में, और यहां पर फ्लैट से वापस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डोम शेप स्ट्रक्चर। और जैसे ही ये डायफ्राम रिलैक्स होके लंग्स पे प्रेशर देता है, द एयर इनटू द लंग्स एक्सपेल्स आउटसाइड। क्लियर? एंड द टाइम बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जितने टाइम में एयर अंदर गई और बाहर निकली, दिस टाइम पीरियड, इन दिस टाइम पीरियड गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लंग्स, वेयर? इनसाइड द एल्वुलर सैक और एल्वुलाई। क्लियर? तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है। यहां इस वीडियो में हमने आपको, ठीक, इसको अच्छी तरह डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझिएगा। जो आपकी लेबलिंग्स हैं उनको आप अपने डायग्राम्स में ऐड कर सकते हैं और द सेम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेस्पिरेशन समझ में आया होगा और इसको आप इजी वे में लिख भी सकते हैं अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। 3 पार्ट हमने कंप्लीट करा दिए। न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड, रेस्पिरेशन इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट यू द 4th पार्ट, दैट इज एक्सक्रीशन। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।